सुहाना, खाना लगाओ, अभी इसी वक्त लगाओ, मेरा पेट मेरी पीठ से जुड़ रहा है। अरे आ गए, लो पहले पानी पी लो। अरे पानी नहीं खाना, पहले खाना परोसो, दिमाग चलना बंद हो गया है। कुछ ही मिनटों में डाइनिंग टेबल पर थाली सज गई, लेकिन थाली में थी सिर्फ रोटी और दाल, उसके साथ जरा सा मिर्च का अचार। दाल देखते ही रवि के चेहरे के रंग में बदलाव आया और वो गुस्से में उबल पड़ा। ये क्या है? दाल है, मूंग की। दाल? फिर से दाल? हर रोज? इस दुनिया में और कुछ बचा नहीं है कि खाने के लिए सुहाना? अरे मैं किसी दाल युग में जी रहा हूँ क्या? आज ऑफिस की कैंटीन में दाल, कल गौरव के घर लंच पर दाल, परसों मनोज की शादी में दाल, और अब अपने घर में मेरी अपनी थाली में ये। शोर सुनकर मंगला तेजी से कमरे में आई। सुहाना एक तरफ सहमी खड़ी थी। अरे रवि बेटा, ये क्या हंगामा है? इतनी देर से लौटे हो, पहले खाना तो खा लो शांति से। मम्मी देखो इससे क्या परोसा है, जानती है मैं दाल से कितनी नफरत करता हूँ। अरे पगले शांत हो जा, ये दाल आज 6 दिन बाद बनी है। तो पिछले हफ्ते पनीर, सोयाबीन, मशरूम खा रहा था ना? सुहानी ने तेरे लिए ही अलग से। अरे मुझे नहीं पता। अच्छा छोड़ो, मुझे बहस ही नहीं करनी। वो गुस्से में वापस बैठ गया। 2-3 सांस में दाल निकली, एक रोटी का निवाला तोड़कर मुंह में ठूसा और फिर जोर से कुर्सी खिसकाते हुए उठ खड़ा हुआ। बस हो गया, पेट भर गया, और कल से कोई दाल नहीं, समझी? कोई भी दाल नहीं, ना हरी ना पीली ना काली। मेरी जिंदगी से दाल का नामो निशान मिटा दो। जी समझ गए। वो अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। सुहाना वहीं खड़ी रह गई, उसकी आंखें नम थी। मंगला ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मम्मी जी, मैंने कुछ गलत? अरे नहीं बेटा, तूने कुछ गलत नहीं किया। ये उसका ऑफिस का स्ट्रेस है, आज बहुत थका हुआ लौटा है ना, इसकी बात को दिल पर मत ले। भाभी आप जानती हो, नॉर्मली भैया कितना शांत रहते हैं, है ना? पर आज शायद दाल देकर उसका ट्रॉमा एक्टिवेट हो गया। चलिए मैं आपके साथ बैठकर खाती हूँ, ये दाल ना बहुत टेस्टी बनी है। रात का समय गुजर रहा था। सुहाना किचन में बर्तन साफ करते हुए सोच रही थी। रवि ने अब तक थोड़ी देर आराम कर लिया होगा, मूड सही हो गया होगा। इनको वॉक पर ले चलती हूँ, ताजी हवा लगेगी तो और ठीक हो जाएंगे। ये सोचकर उसने अपने हाथ पोंछे और उम्मीद की एक छोटी सी मोमबत्ती लेकर बेडरूम की ओर चल पड़ी। रवि, सो रहे हो क्या? नहीं, क्या? चलो ना, थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं, पार्क में हवा बहुत अच्छी चल रही है। क्या घूमने? सुहाना, मैं आज ऑफिस से इस तरह लौटा हूं जैसे कोई चूहा दौड़ में हार गया हो। मेरी हड्डियां चूर चूर हो रही है और तुम्हें घूमने की सोच रही है। ये नहीं सोचता क्या करेंगे, पैरों की मालिश कर दो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। घूमना है तो जाओ, तुम, मुझे नहीं आना। सुहाना का चेहरा उदास हो गया। वो समझाने की कोशिश करना चाहती थी, पर सुनो तो, बाहर निकलोगे तो दिमाग मेरा दिमाग अभी आराम चाहता है, हवा नहीं। खत्म, बात खत्म। मुझे अब कोई वॉक टॉक नहीं चाहिए, तुम जाओ यहां से। सुहाना ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में नमी छलक आई, लेकिन उसे रोक लिया। मन ही मन सोचा, आज रहने देती हूँ, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सुबह का नाश्ता भी किसी युद्ध के मैदान जैसा था। रवि का मूड अभी भी बिगड़ा हुआ था। अरे भैया, आज तो चेहरे पर उदासी का इतना मेकअप लगाया है कि हम सबको उदास कर दोगे। तुम्हारा काम किचन संभालना है ना, मेरे चेहरे के मेकअप पर कमेंट्री करना नहीं, समझी? ठीक है, पर आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने तो बस मजाक किया। मत क्या करो मेरे साथ मजाक। ऑफिस के लिए निकलते वक्त सुहाना ने दरवाजे तक आकर नरमी से कहा, सुनो जी, जल्दी आना आज। क्या हो जल्दी? मैं काम करने जा रहा हूँ सुहाना, मजे नहीं जो भाग आऊं अपनी मर्जी से। तुम्हें टाइम टेबल बनाने की क्या जरूरत है? ये सब देखकर मंगला वहां आकर खड़ी हो गई। रवि, ये कैसी बातें कर रहे हो? बहू प्यार से बोल रही है और तुम चिल्ला क्यों रहे हो? ठीक है, बोलो क्या काम है? क्यों बुला रही हो जल्दी? घर से कोई कॉल आया क्या? कोई आ रहा है क्या? बताओ। नहीं, कोई खास नहीं, बस। तो फिर बस, बाय। वो बिना पीछे मुड़े देखे निकल गया। सुहाना दरवाजे पर ही खड़ी रह गई। उसका दिल एक भारी पत्थर की तरह लटक गया। भगवान जाने इन्हें दिक्कत क्या है। ऑफिस में दोपहर का समय, काम का दबाव थोड़ा कम हुआ तो रवि कॉफी मशीन के पास खड़ा था। उसका चेहरा अभी भी मुरझाया हुआ था, जैसे कोई पौधा बिना पानी के सूख रहा हो। उसका कलीग गौरव वहां आया। अरे यार रवि, क्या हाल है? चेहरा देखकर लगता है तुमने कॉफी की जगह नींबू पानी पी लिया है। इतना खट्टा क्यों? यार क्या बताऊं जिंदगी। अरे ऐसा क्या हो गया भाई? बोल ना, दिल का बोझ हल्का कर। किसी और को नहीं, मुझे तो बता ही सकते हो।
रवि ने गौरव की ओर देखा। कहने को तो सब कुछ ठीक था, फिर भी कुछ गलत था। यार गौरव, पिछले कुछ समय से लग रहा है जैसे जिंदगी बिल्कुल बोरिंग हो गई है। वही डर्रा, वही रट, सुबह उठो वही नाश्ता, वही ऑफिस का रास्ता, वही काम, वही लौटना, वही रात का खाना, वही टीवी और फिर सोना। ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ बदलता है। कोई रंग नहीं, कोई नयापन नहीं, बस एक लंबी सफेद काली लकीर। वाह भाई वाह, तुमने तो मेरे दुखते रग पर हाथ रख दिया। मेरी भी कुछ ऐसी हालत है। शादी को 5 साल हो गए, लेकिन लगता है जैसे कल की ही बात हो। वही गृहस्थी के चक्कर, वही बिलों की टेंशन, वही वीकेंड पर ससुराल जाने का प्रोग्राम। कभी कभी तो लगता है काश कोई तूफान आ जाए और सब कुछ उड़ा ले जाए, ताकि कुछ नया तो शुरू हो सके। सही कह रहे हो यार, तूफान। हाँ, कुछ तो हिलना डुलना चाहिए, कुछ बिगड़े लेकिन नया तो हो। शाम को जब रवि घर लौटा तो सुहाना ने एक्साइटमेंट में कहा, खाना खा लो, आज आलू की पुड़िया बनी है। अच्छा, हालांकि आज गौरव भी आलू पूरी लाया था, पर चलो दाल से तो बेहतर है। और मम्मी जी को मंदिर ले जाना, आज मंगलवार है ना। चलो कुछ तो नया है, मंदिर जाना है। लेकिन अगले ही पल उसका ये ख्याल भी नेगेटिव हो गया। मंदिर भी तो हर मंगलवार जाना होता है, ये भी तो रूटीन का हिस्सा है, इसमें नया क्या है। फिर भी उसने खाना खाया और मंगला के साथ मंदिर चल दिया। मंदिर में शांति थी। मंगला ने पूजा शुरू की और फिर रवि से कहा, बेटा तू भी अपने लिए कुछ मांग ले, भगवान सब ठीक कर देंगे। अरे छोड़ो ना मम्मी, क्या मांगूंगा, सब तो है। लेकिन जैसे ही मंगला आंखें बंद करके प्रार्थना में लीन हुई, रवि ने भी अपनी आंखें मूंद ली। उसके मन के अंदर एक गहरी दबी हुई प्रार्थना उमड़ पड़ी। हे भगवान, मेरी इस नीरस बेरंग बोरिंग जिंदगी से कुछ तो निकाल दे, कुछ तो बदलाव ला दे। बस यही डर्रा नहीं चल सकता है। जिंदगी क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे तो भी मर जाएंगे। फिर वो दोनों घर वापस आ गए और 4 दिन बाद आया रविवार, छुट्टी वाला दिन। ये छुट्टी वाला दिन मजे के लिए नहीं होता था, बल्कि इस दिन घर युद्ध का मैदान बन जाता था। सुबह से ये 1000 काम करने होते थे। पहला काम कपड़े धोना, वॉशिंग मशीन के सामने खड़ा वो एक जनरल की तरह लगा हुआ था। रंगीन अलग, सफेद अलग। अरे पर ये 2 बार में धुल पाएंगे, इतने ज्यादा हो गया। कोई ना, मैं हूं ना, आप फिक्र मत करो। दूसरा काम था बिगड़ा हुआ मिक्सर ठीक करना। पेचकस और हथौड़े की आवाजें घर में गूंज रही थी, मानो कोई मशीन गन चल रही हो। आराम से भैया, मिक्सर ठीक करना है, तोड़ना नहीं है। तू चुप रहे कामचोर, काम करने दे। तीसरा और सबसे भयंकर काम, राशन लाना। बाजार की भीड़ और सब्जी वाले की चिल पौ के बीच वो एक योद्धा की तरह लड़कर लौटा था। मेरे बच्चे की हालत खराब हो गई। सच में मम्मी, एक कप चाय दे दो, फिर और काम भी है। तभी सुहाना ने एक सुझाव सामने रखा, थोड़ा ब्रेक ले लो ना, चलो कहीं घूम कर आते हैं, मौसम इतना अच्छा है। क्या पागल हो गई हो क्या तुम? या मिक्सर की तरह दिमाग भी खराब हो गया है? घर के काम करें या घूमे, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? हफ्ते में इकलौता रविवार मिलता है सारे पेंडिंग काम निपटाने के लिए। अगर घूमने लग गए तो ये सारा कचरा कौन साफ करेगा? सुहाना ने समझाने की कोशिश की, यहाँ तक कि मंगला ने भी कहा कि थोड़ी देर के लिए ही सही बाहर चलो, लेकिन रवि का इरादा पत्थर की दीवार जैसा अडिग था। अरे बेटा 10 मिनट ही सही, मजा आएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले काम, बाद में अगर दिमाग बचा तो घूमेंगे, नहीं तो बाद में दिमाग खाओगे। काम रह गया, काम रह गया। दिन ढल गया, वो लोग कहीं नहीं गए। शाम के समय पड़ोस के बच्चे खेलते हुए उनके घर आए। उनकी किलकारियां, हंसी और दौड़ भाग की आवाजें पूरे घर में एक नई जान फूंक रही थी। अरे आओ ना रजनी, हम भी खेलें। हाँ आंटी, आप भी खेलो ना। चलो खेलते हैं, मजा आएगा। सुहाना और रजनी भी उनके साथ खेलने लगी। लुका छिपी का खेल चल निकला। सुहाना की खिलखिलाहट बरसों पुरानी यादों जैसी लग रही थी। उसे रवि की ओर देखा जो अभी अखबार पढ़ रहा था। आ जाओ ना, चलो थोड़ा एंजॉय करते हैं बच्चों के साथ। एंजॉय? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बच्चा हूँ? अरे तुम भी बच्चा मत बनो, और तुम लोग इतना शोर मत मचाओ, ये कोई पागल खाना नहीं है। अरे पर हम तो बस खेल रहे हैं। अरे तो अपने घर जाकर खेलो ना, मेरी खोपड़ी पर क्यों चीख रहे हो? बच्चे सहम कर चुप हो गए और फिर धीरे धीरे भाग खड़े हुए। आंगन की हंसी एकाएक सन्नाटे में बदल गई। रजनी ने मजाक के अंदाज में स्थिति को हल्का करने की कोशिश की। अरे भैया इतनी स्ट्रिक्ट मत बनो, चलो खाना खा लो, भूख लगी होगी। तुम्हारी पसंदीदा दाल बनी है। दाल? फिर से दाल?
बस नाम ले लेकर मेरा दिमाग खराब कर दिया। हर कोई दाल दाल दाल, मुझे पता है दाल बनी है, मुझे पता है, लाओ ठूस दो मेरे मुंह में। अरे नहीं नहीं, दाल नहीं है, रजनी मजाक कर रही थी। मजाक? बहुत अच्छा मजाक है। अब मजाक मत किया करो, मैं पहले से ही इरिटेटेड हूँ, समझी? तीनों लेडीज रवि के गुस्से को बस हंसी दबाए देख रही थी। रात को रवि के सो जाने के बाद सुहाना मंगला के पास गई। वो चिंता में थी। मम्मी जी, ये क्या हो रहा है उनके साथ? हर छोटी बात पर, हर मौके पर। अरे बेटा, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई बाहरी गुस्सा नहीं है, ये अंदर की कोई बड़ी परेशानी है जो बाहर ऐसे निकल रही है। वो कह नहीं पा रहा है, शायद समझ भी नहीं पा रहा है कि क्या है। तुम उसकी पत्नी हो, पता करो ना, कोई दफ्तर की टेंशन तो नहीं, या फिर कहीं दिल में कोई और तूफान तो नहीं चल रहा? पता तो लगाना ही पड़ेगा। अगले दिन सुहाना ने रवि से बात करने का साहस जुटाया। नाश्ते के टेबल पर वो धीरे से बोली, रवि, क्या कुछ हुआ है? तुम बहुत चिड़चिड़े रहते हो। कुछ नहीं हुआ, ऐसे मुझे हर चीज से चिढ़ होती है, पता नहीं क्यों, शायद मैं ऐसा ही हूँ। सुहाना समझ गई वो बताना नहीं चाहता, जबरदस्ती भी नहीं कर सकती थी। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया, बदलाव, एक छोटा सा ट्रिप। उसने शाम को फिर से कोशिश की। सुनो ना, क्यों ना हम अगले हफ्ते कहीं ट्रिप पर चले जाएं, 2-3 दिन के लिए, कहीं दूर पहाड़ों पर। छुट्टी कहाँ से लाऊंगा? तुम्हें लगता है ऑफिस मेरी माँ का है जो जब मर्जी छुट्टी मिल जाएगी? अरे ले लो ना, 1 दिन की भी। नहीं मिलेगी, बात खत्म। सेम बात बोल बोलकर मेरे दिमाग की नस ना फाड़ो। सुहाना ने आखिरी कोशिश की, छोटा सा बदलाव। ठीक है, तो चलो आज शाम को मूवी चलते हैं, बाहर खाना भी खा लेंगे, डेट पर चलते हैं। मूवी, खाना, पैसा बर्बाद करो, बस यही तो काम है तुम्हारा। कुछ अच्छा सोचो, कुछ क्रिएटिव सोचो। मूवी, ट्रिप, खाना, अरे बस करो, फॉर गॉड सेक। सुहाना भौचक्की की रह गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बस एक शब्द फुसफुसा पाई, सॉरी, आई एम सॉरी। अगले कुछ दिन भी उसी रटे रटाए रूटीन के साये में गुजरे। एक दिन जब रवि बालकनी में खामोशी से बैठा आसमान की ओर देख रहा था, उसका दोस्त मनोज अचानक मिलने आ पहुंचा। अरे महाभारत के युद्ध के बाद की शांति जैसा माहौल है यहाँ, क्या बात है यार? अरे कुछ नहीं, बस बैठा हूँ। दोनों बालकनी में बैठ गए। चुप्पी तोड़ते हुए रवि ने वही बात फिर से शुरू की, जो अब उसके दिल पर सील की तरह चढ़ चुकी थी। सच कहूं मनोज, ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी का रिमोट किसी और के हाथ में है और वो बस एक ही बटन दबा रहा है। रिपीट। दिन, हफ्ते, महीने सब एक जैसे, कोई सरप्राइज नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, बस एक लंबा उबाऊ सा सफेद नॉइस। भाई, वेलकम टू एडल्ट लाइफ। यही तो होती है जिंदगी। शादी के बाद, नौकरी के बाद यही तो रूटीन है। मेरी भी तो यही हालत है। उठो, ऑफिस जाओ, कमाओ, लौटो, सो जाओ, बीच में थोड़ा बहुत प्यार झगड़ा, यही तो है। तुम समझो कि तुम्हारी लाइफ एक बहुत ही सटीक, बोरिंग, परफेक्टली ट्यून्ड मशीन बन गई है। एंजॉय करो। मनोज की ये बात दीवार के पार खड़ी मंगला के कानों तक पहुंच गई। अच्छा, तो असल बात ये है, अब तो इनको कुछ समझाना ही पड़ेगा। अगली सुबह रवि को एक अनोखी सुगंध ने जगाया। रसोई से आलू की टिक्कियों की तलने की खुशबू आ रही थी। नाश्ते की टेबल पर पहुंचा तो देखा सुनहरे कुरकुरे आलू टिक्कियां चटनी और दही के साथ सजी थी। उसके चेहरे पर महीनों बाद एक असली मुस्कान खिल उठी। वाह मम्मी, आज तो कुछ नया बना दिया। ये टिक्कियां बहुत याद आ रही थी। मुझे पता है तुझे ये बहुत पसंद है बेटा। दोपहर को ऑफिस में जब उसने टिफिन खोला तो उसमें एक और सरप्राइज था, मसालेदार स्वादिष्ट सा आलू का भरता। उसने पूरा टिफिन चट कर लिया। शाम को लौटते ही उसकी जुबान पर तारीफ के फूल थे। मम्मी, आज का लंच तो जबरदस्त था। वो आलू का भरता ऐसा लगा जैसे मेरे मुंह में पार्टी चल रही हो। मसाले बिल्कुल परफेक्ट। हाँ, बस सब तेरे लिए ही तो है। रात की खाने की थाली में एक तीसरा करिश्मा सामने था। आलू टिक्कियों को मसला गया था, उसमें पनीर और मकई मिलाई गई थी और उसे ग्रिल करके एकदम नई डिश बना दी गई थी। ये क्या है? ये तो कमाल है। आज आपने तो आलू के साथ जादू कर दिया। सुबह टिक्की, दोपहर भरता और अब ये एक ही सब्जी से 3 अलग अलग शानदार चीजें। वाह मम्मी वाह। अरे बेटा, मैंने आलू से नहीं बनाया, आलू की टिक्की से ही बनाया सब। क्या मतलब? सुबह जो टिक्कियां बच गई थी, मैंने उन्हें मसल कर दोपहर का भरता बनाया और फिर उसी भरते में कुछ चीजें मिलाकर ये नई चीज बना दी। एक ही चीज से कितना कुछ बन सकता है।
बस नजरिए का फर्क है। रवि एक पल के लिए चुप हो गया, फिर उसने एक लंबी सांस ली और उसकी आंखों में चमक आ गई, मानो उसे कोई राज की बात समझ में आ गई हो। उसने नरम आवाज में कहा, सच में बहुत अच्छा लगा मम्मी, बहुत कुछ अलग लगा आज। तभी मंगला ने अहम बात कही, देख बेटा, जिंदगी भी ठीक वैसी ही है जैसे आलू। अगर बस आलू है और तूने आलू की टिक्की भी बना ली है तो ये मत सोच कि बस यही अंत है। उसी टिक्की से तू भरता बना सकता है, कटलेट बना सकता है, नई चीज इजाद कर सकता है। जरूरी नहीं कि तीनों टाइम टिक्की ही खानी पड़े। ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तेरी और मनोज की बात सुनी थी, और तेरी जिंदगी इसलिए बोरिंग नहीं है क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि जो मौके आया तूने उन्हें पहचाना ही नहीं। ट्रिप पर जाना, मूवी जाना, बच्चों के साथ खेलना, सब तूने अपनी चिड़चिड़ाहट के चलते पानी में बहा दिया, और फिर रोते हो कि जिंदगी बोरिंग है। जिंदगी में कुछ नया ऐड कर। जरूरी नहीं होता कोई पहाड़ चढ़ना ही नया हो, कभी कभी आइसक्रीम का नया फ्लेवर खाना भी तो नया ही होता है। सही कह रही है मम्मी जी, मैंने तो बहुत कोशिश की छोटे छोटे बदलाव की। हाँ भैया, वो हाइड एंड सीक वाला दिन तुमने हम सबका मजा किरकिरा कर दिया था, बच्चे डर के भाग गए थे। रवि ने एक एक करके सबके चेहरे देखे। अचानक जैसे कोई बिजली का झटका लगा हो, उसे सब कुछ समझ में आ गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। हे भगवान, यही तो बात है, जिंदगी वही है, बस मैंने जीना छोड़ दिया था। मैं एक रोबोट बन गया था, ऑन ऑफ रिपीट। यस सर। लेकिन अब नहीं। वो अचानक उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक नई ऊर्जा, एक नया जोश था जो महीनों बाद लौटा था। उसकी नजर सीधी सुहाना पर टिक गई। सुहाना, पैकिंग शुरू करो। क्या पैकिंग? कहाँ जाना है? हनीमून पर। हम दोनों का वो हनीमून जो हमने शादी के बाद कभी किया ही नहीं, क्योंकि टाइम नहीं था, ऑफिस था, पैसे बचाने थे, पर अब नहीं। अब हम जाएंगे जहां तुम चाहो, पहाड़ हो या समुद्र। सुहाना की आंखों में एक साथ हैरानी, खुशी और आंसू आ गए। रजनी खुशी से चिल्ला उठी, वाह, ये तो सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट निकला। ब्रेवो भैया। देखा बेटा, बस एक छोटी सी शुरुआत आलू की टिक्की से, और अब पूरा हनीमून निकल पड़ा। पर तुम्हारा ऑफिस छुट्टी ले लूंगा, नहीं मिली तो जॉब बदलूंगा, पर ये हनीमून अब होकर रहेगा, क्योंकि मम्मी ने सही कहा, जिंदगी जीने के लिए है, सहने के लिए नहीं। और हम अब जीना शुरू कर रहे हैं। उस रात उस छोटे से घर में बड़ा बदलाव हुआ और जिंदगी बोरिंग से वापस इंटरेस्टिंग हो गई। घर की ड्राइंग रूम शांताबाई अपनी बेटी कौशल्या को लेकर खड़ी है। कविता और सास सामने बैठी है। मेम साहब, मैं 1 महीने के लिए गांव जा रही हूँ, पर आपकी सेवा में कोई कमी नहीं आएगी। ये मेरी बेटी है कौशल्या, आज से ये झाड़ू पोछा करेगी। ए मेम साहब, टेंशन नहीं लेने का, एकदम काम चकाचक होएगा। बर्तन ऐसा चमकाएगी कि खुद का थोबड़ा उसमें आईने जैसा दिखेगा, समझे क्या? ठीक है शांता, पर इसे समझा देना कि यहाँ साफ सफाई में जरा भी ढील नहीं चलेगी। अरे मेम साहब बहुत होशियार है ये। कौशल्या, तमीज से काम करना, मैं चलती हूँ। शांताबाई के जाते ही कौशल्या काम शुरू करती है। कविता अपने कमरे में फोन पर अपनी माँ से सास की बुराई कर रही है और कौशल्या बाहर पोछा लगा रही है। हाँ मम्मी, क्या बताऊं, ये बुढ़िया तो मेरी जान खा गई है। कल मेरा सारा मेकअप किट छुपा दिया और कहती है कि बहू को इतना सजने की क्या जरूरत है। मेरा बस चले तो इन्हें आज ही किसी आश्रम में छोड़ाऊं। बढ़िया ही अनुशासन दिखाने वाली। कौशल्या धीरे से पोछा लगाते हुए दरवाजे के पास जाकर रुक जाती है और सब सुन लेती है। ओ तेरी, बहू रानी तो फुल फॉर्म में है। बुढ़िया को आश्रम भेजने का प्लान है। रुक, अभी तेरी फिरकी लेती हूँ। थोड़ी देर बाद कविता कमरे से बाहर आती है और फर्श पर पोछे के निशान देखकर चीखती है। ए कौशल्या, ये क्या है? देख इधर, अभी भी गंदा है। तूने ढंग से पोछा नहीं लगाया क्या? जा दोबारा से इधर पानी डाल और रगड़ के साफ कर, काम चोर कहीं की। ए बेबी जी, क्या चिल्लम चिल्ला मचा रखा है सुबह सुबह? पोछा एकदम फर्स्ट क्लास लगाया है मैंने। बदतमीजी मत कर, चुपचाप दोबारा साफ कर, वरना अभी मम्मी जी को बुलाकर तेरी शिकायत करती हूँ। आज ही आई और आज ही काम से निकाल दी जाएगी। बुलाओ बुलाओ, मम्मी जी को भी बुलाओ और पुलिस को भी बुलाओ, पर बीवी जी, अगर मम्मी जी आ गई ना तो मैं तो उनको वो सब बता देगी जो आप अभी फोन पर अपनी माँ को बता रही थी। क्या क्या बकवास कर रही है? तूने क्या सुना? सब सुना, वो बुढ़िया वाला डायलॉग और वो आश्रम वाला आइडिया। कसम से बीवी जी, बहुत डेंजर प्लान है आपका। अगर मम्मी जी को बता दिया ना तो आश्रम आपको जाना पड़ेगा, उनको नहीं।
तू चुप कर, धीरे बोल, किसी ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तो फिर बेबी जी, पोछा बराबर है ना, या दोबारा मारूं? नहीं, पोछा तो एकदम शीशे जैसा चमक रहा है। तू जाके आराम कर। चाय पिएगी? नहीं बेबी जी, मेरे को ना वो फ्रिज में जो मैंगो शेक रखा है ना, वो पीने का दिल कर रहा है। बड़े ग्लास में भर के लाओ, और हाँ, ऊपर से थोड़ा ड्राई फ्रूट भी डालना, समझे क्या? हाय रब्बा, ये बाई है या साक्षात यमराज। हाँ, अभी लाई, तू बैठ आराम से। शाबाश बीवी जी, ऐसा ही खिदमत चालू रखने का। फिर कौशल्या का मुंह एकदम लॉक रहेगा, वरना तेरी सासू माँ को बता दूंगी। कुछ दिनों बाद घर का छोटा बेटा सोनू अपने कॉलेज का बैग सीने से चिपकाए दबे पांव अपने कमरे की तरफ जा रहा था। तभी कौशल्या हाथ में झाड़ू लिए दीवार से टेक लगाकर खड़ी, नाखून चबाते हुए। ए छोटे सरकार, किधर को खिसक रहा है रे तू बाबा? ऐसा बैग छाती से चिपकाया है जैसे अंदर हीरे जवाहरात भर के लाया हो। क्या बात है? ओए, तू फिर आ गई? जाना अपना काम कर, मेरा बैग क्यों देख रही है? जा झाड़ू मार। झाड़ू तो मैं मार देगी रे बाबा, पर तेरे चेहरे पे जो फेल होने वाली बात बजी है ना, वो साफ दिख रही है। वो बैग के अंदर मार्कशीट है ना, जिसमें मास्टर ने लाल पेन से तेरा रिपोर्ट कार्ड रंगा है। तुझे कैसे पता? तूने मेरा बैग छुआ? छूने की क्या जरूरत है? जब तू अलमारी के पीछे वो लिफाफा ठूस रहा था तभी मैंने देख लिया था। अब बोल, अगर ये बात मम्मी जी के कान तक गई तो तेरा क्या होएगा? वो सीधा तेरा वीडियो गेम खिड़की से बाहर फेंक देंगी, और तुझे घर के बाहर, समझे क्या? नहीं कौशल्या, प्लीज मम्मी को मत बताना, पापा तो मुझे जिंदा गाड़ देंगे। तुझे क्या चाहिए बोल। शाबाश, अब आया ना लाइन पे। देख, मेरे को ना वो जो तेरे पास सफेद वाले कान की मशीन है, एयरपॉड्स, वो बहुत भारी लगते हैं। वो आज से मेरे। और सुन, हफ्ते में 3 बार मुझे बाहर से पिज्जा मंगा के देने का, वरना तेरी माँ को बता दूंगी। कौशल्या हाथ में झाड़ू लिए खड़ी है। कविता और सोनू के राज जानने के बाद वो अकेले में मुस्कुराते हुए खुद से बात करती है। आइला, इस घर की तो पूरी की पूरी कुंडली ही टेढ़ी है रे। कोई अपनी सासू माँ को ठिकाने लगाने का प्लान बना रही है, तो कोई मार्कशीट का कबाड़ा करके बैठा है। बोले तो हर कमरे में एक नया कांड और हर अलमारी में एक नया भूत। अपन को लगा था यहाँ झाड़ू पोछा करके हाथ काले करने पड़ेंगे, पर यहाँ तो साला सबकी लगी पड़ी है। कौशल्या, अब तो अपना भेजा चला। अपन को इधर कोई परमानेंट टेंट थोड़ी गाड़ने का है। 1 महीने का टाइम है, फिर गाँव रफू चक्कर। तो क्यों ना इस 1 महीने में इन सब की अच्छे से वोट लगाऊं? इनको ऐसा पागल बनाएगी कि ये लोग भूल जाएंगे कि मैं बाई हूँ या इनकी मालकिन। इनके राज भी झटकेगी, इनका भेजा भी फ्राई करेगी, और सामान तो ऐसा ठूसेगी कि गांव जाते वक्त ट्रक कम पड़ जाए। 1 महीने का फुल वसूल पैकेज है। अब देख कौशल्या कैसे इस सब की बैंड बजाती है और अपना टशन जमाती है। बोले तो गेम अब शुरू होएगा, समझे क्या? फिर एक दिन घर की छोटी बेटी रिया बालकनी में खड़ी होकर बहुत धीरे धीरे अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर फुसफुसा रही थी। हाँ जानू, मैं कल पक्का आऊंगी। हम लोग वही वाले कैफे में मिलेंगे। मम्मी को बोल दूंगी कि लाइब्रेरी जा रही हूँ। लव यू टू, यू टू मी। आई मरवाएगी क्या? तू यहाँ क्या कर रही है? जा बर्तन मांज। बर्तन तो मैं मांज लेगी, पर ये जो लाइब्रेरी वाला चूना तो घर वालों को लगा रही है। वो अगर तेरे बाप को पता चला ना, तो तेरी शादी उसी पड़ोस के चश्मिश लड़के से करा देंगे जो सारा दिन भागवत गीता पढ़ता है। बोल, बता दूं क्या? नहीं कौशल्या, तूने सब सुन लिया? सब, वो कैफे वाला प्लान भी और वो लव यू वाला ड्रामा भी। अब देख, तेरा ये बाबू वाला सीक्रेट मेरे पेट में तभी तक रहेगा जब तक तू मुझे अपनी वो नई वाली गुलाबी लिपस्टिक और ब्रांडेड सैंडल नहीं दे देती। पर वो सैंडल तो मैंने अभी एक बार भी नहीं पहनी है। वो मेरी फेवरेट है। तो अब मैं पहनेगी, और कल जब तू लाइब्रेरी जाएगी ना, तो मेरे लिए भी एक बड़ा वाला बर्गर और चॉकलेट शेक पैक करवा के लाना, वरना तेरी माँ को बता दूंगी। सारा दिन घर में रहने के कारण कौशल्या को सबके राज पता लगते गए। कविता रसोई में चाय बना रही है। कौशल्या वहां आकर शान से बैठ जाती है। कौशल्या, तू यहाँ क्यों बैठी है? जाके ड्राइंग रूम साफ कर। ए बीवी जी, ज्यादा लोड नहीं लेने का। सोनू बाबा और रिया दीदी तो मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं। अब आपकी बारी है। आज नाश्ते में मेरे को मक्खन मार के पराठा चाहिए, और वो जो आपने अलमारी में नई साड़ी छिपा के रखी है ना, वो आज जरा मुझे दिखाना। क्यों, तू साड़ी का क्या करेगी? अरे पहन के देखूंगी कि मुझ पे कैसी लगती है रे। आखिर इस घर की खास मेंबर हूँ मैं, है कि नहीं बेबी जी? वरना वो आश्रम वाला राज तो मेरे पास ही है।
हाय रब्बा, इस लड़की ने तो पूरे घर को मुट्ठी में कर लिया है। कुछ दिनों बाद ससुर जी अपनी बालकनी में दूरबीन लेकर पड़ोस वाली बिमला आंटी की बालकनी की तरफ झांक रहे थे। बिमला आंटी वहां अपने गमलों में पानी डाल रही थी। तभी कौशल्या हाथ में झाड़ू लेकर पीछे से दबे पांव आती है और वाह बिमला जी, आज तो आप बिल्कुल खिला हुआ गुलाब लग रही है। इस उम्र में भी क्या ताजगी है। कौशल्या अचानक ससुर जी के कान के पास जोर से खांसती है और ए ससुर जी, ये दूरबीन से चांद देख रहे हो या बिमला आंटी का गुलाब वाला चेहरा? ससुर जी तभी डर के मारे उछल जाते हैं और दूरबीन पीछे छुपा लेते हैं। अरे कौशल्या, तू 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 इधर क्या कर रही है? जाके सीढ़ियों पर पोछा मार। पोछा तो मैं मार लेगी ससुर जी, पर अगर ये दूरबीन वाला राज सासू माँ को पता चला तो वो आपका हुक्का पानी और बिमला आंटी का दर्शन दोनों परमानेंट बंद करवा देगी। बोलो, बता दूं क्या माँ को? अरे नहीं रे, तू तू तो मेरी समझदार बिटिया है ना। वो तो मैं तो बस दूर की नजर चेक कर रहा था। नजर तो आपकी बहुत तेज है ससुर जी, पर मेरा मुंह बंद रखने का खर्चा थोड़ा भारी है। वो जो अलमारी में आपने मम्मी जी के लिए बनारसी साड़ी छुपा के रखी है ना, वो आज शाम को मेरे बिस्तर पर होनी चाहिए। और रोज शाम को मुझे रबड़ी वाला दूध चाहिए, वरना सासू माँ को बता दूंगी। कविता का पति रोहन ऑफिस से घर लौटता है। वो फोन पर किसी से बहुत प्यार से बात कर रहा है और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है। हाँ स्वीटी, आज की लंच डेट बहुत अमेजिंग थी। वो जो तुमने गिफ्ट दिया था वो मुझे बहुत पसंद आया। कल फिर मिलते हैं, सेम जगह। बाय। कौशल्या दरवाजे के पीछे छुपकर सब सुन रही होती है। जैसे ही रोहन मुड़ता है, कौशल्या सामने खड़ी मिलती है। ओए होए, स्वीटी के साथ लंच डेट? रोहन भाई, ऑफिस की मीटिंग बोल के आप तो फुल मजे कर रहे हो। भाभी को पता चला तो आपके ऑफिस का इंक्रीमेंट और घर की शांति दोनों एक साथ उड़ जाएगा। तूने मेरी बातें सुनी? देख, वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी, कुछ और मत समझना। मैं तो कुछ नहीं समझती, पर भाभी को जब वो स्वीटी वाला नाम सुनाएगी ना, तो वो सीधा आपका स्वेटर उधेड़ देगी। बोल, फोटो खींच के दिखाऊं क्या भाभी को? नहीं प्लीज, ये ले 1000 रुपए, जा अपने लिए कुछ खरीद लेना। और प्लीज कविता को कुछ मत बताना। 1000 में तो सिर्फ मेरा नाश्ता होएगा भाई। कल तो मुझे वो नया वाला स्मार्ट वॉच चाहिए जो आपने अपने लिए मंगाया है, और कल संडे है तो मुझे चिकन बिरयानी चाहिए, वरना तेरी बीवी को बता दूंगी। कौशल्या को ये बात पता थी कि अब पूरा घर उसकी मुट्ठी में है। सबके राज वो जानती है। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा है। सब डरे सहमे हैं और कौशल्या शान से अपनी कुर्सी खींचकर उनके साथ बैठ जाती है। ए कौशल्या, ये क्या बदतमीजी है? तू नौकरानी होकर हमारे साथ टेबल पर बैठेगी? नीचे बैठ के खा। ए सासू माँ, ज्यादा चिल्लाने का नहीं। अगर मैंने अपना मुंह खोला ना तो इस टेबल पर बैठा हर एक बंदा एक दूसरे का थोबड़ा नहीं देखना चाहेगा। क्यों बीबी जी? क्यों सोनू बाबा? क्यों ससुर जी? एक साथ सब नीचे गर्दन झुका लेते हैं। कोई कुछ नहीं बोलता। तुम सबको हुआ क्या है? ये 2 दिन की छोकरी तुम सबको डरा रही है और तुम लोग चुप हो। सासू माँ, अभी तो आपकी बारी आना बाकी है। आपकी पोटली में कौन सा राज है वो मैं कल निकालूंगी। तब तक सब लोग शांति से खाना खाओ और मेरे लिए कल सुबह बादाम वाला हलवा तैयार रखना, समझे क्या? वरना सबकी पोल एक साथ खोल दूंगी। कौशल्या का आतंक धीरे धीरे बढ़ चुका था। उस दिन दोपहर का समय था और सासू माँ अपने कमरे में अलमारी के पीछे छुप छुप कर कुछ गिन रही थी। उनके हाथ में ताश की गड्डी और ढेर सारे कैश के नोट थे। तभी कौशल्या बालकनी के रास्ते खिड़की में झांक रही होती है। वाह, कल किटी पार्टी में बिमला को हराकर पूरे 5000 जीते हैं। भगवान करे ये किटी पार्टी रोज हो। पर अगर घर में किसी को पता चला कि सासू माँ जुआ खेलती है तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अभी कौशल्या खिड़की से अंदर कूदती है। अल्लाह, इतने सारे पैसे! ओ तेरी! सासू माँ, आप तो लेडी डॉन निकली। किटी पार्टी के नाम पर 3 पत्ती का गेम, बोलो तो फुल जुआरी। सासू माँ डर के मारे नोट उछाल देती है। कौशल्या, तू यहाँ क्या कर रही है? तूने ये सब देखा? देखा भी और वीडियो भी बनाया। अब बोलो सासू माँ, अगर ये वीडियो मैंने बाबूजी और आपके संस्कारी बहुओं को दिखाया तो वो क्या बोलेंगे? हमारी मम्मी तो शकुनी मामा की बहन निकली। नहीं कौशल्या, मेरा मुंह काला हो जाएगा। तू जो बोलेगी मैं दूंगी। शाबाश। तो सुनो,
वो जो सोने की चेन आपने लॉकर में रखी है ना, वो आज से मेरी। और अब से मैं झाड़ू पोछा नहीं करूंगी। आप सब मिलकर बारी बारी से घर का काम करोगे और मैं सोफे पर बैठ के ऑर्डर दूंगी, समझे क्या? वरना आपके पूरे खानदान को बता दूंगी। एक दिन रात के 2 बजे पूरे घर की बत्तियां बुझी हुई थी। सिवाय सासू माँ के कमरे के पूरा परिवार, कविता, रोहन, सोनू, रिया और ससुर जी चोरों की तरह दबे पांव वहां जमा हुए। सबके चेहरों पर ऐसी दहशत जैसे कोई परमाणु बम फटने वाला हो। बाहर हॉल से कौशल्या के खर्राटों की आवाज धुक धुक इंजन की तरह आ रही थी। बस, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। ये बाई नहीं है, ये तो साक्षात यमराज की पर्सनल असिस्टेंट है। इसने मेरी आश्रम वाली बात ऐसी पकड़ी है कि अब मुझे अपने ही किचन में जाने से डर लगता है। ऐसा लगता है कहीं से प्रकट होकर बोल देगी, ए बीवी जी, चाय शक्कर कम डालो, वरना सासू माँ को बता दूंगी। भाभी, आपकी तो सिर्फ बात पकड़ी है। इसने तो मेरे ब्रांडेड एयरपॉड्स और मेरी मार्कशीट भी हथिया ली। कल मुझसे कहती है, ए छोटे, अगर पिज्जा नहीं खिलाया तो तेरे फेल वाली मार्कशीट का पतंग बना के छत से उड़ा दूंगी। पापा, मेरे करियर दाव पर लगा है। मेरा तो नया वाला सैंडल और वो महंगी लिपस्टिक ले गई। अब मैं कॉलेज क्या नंगे पैर जाऊं? और वो मेरा बाबू वाला राज, अगर डैडी को पता चला तो वो मेरे बाबू को सीधा बाबूजी बना देंगे और मेरी शादी किसी पंडित से करा देंगे। अरे तुम बच्चे अपनी रो रहे हो, यहाँ मेरी खानदानी इज्जत दाव पर है। मेरी अलमारी से बनारसी साड़ी ले गई और तो और अब मैं बालकनी में खड़ा होकर ठंडी हवा भी नहीं खा सकता। जैसे ही बिमला जी की तरफ देखता हूँ, ये पीछे से आकर खे करने लगती है। कल तो हद ही हो गई, मुझसे कहती है, ससुर जी दूरबीन दूं क्या? मम्मी, आप चुप क्यों हो? मेरा तो स्मार्ट वॉच ले गई और जेब से 1000 भी झटक लिए। कहती ऑफिस वाली स्वीटी का एड्रेस चाहिए या स्मार्ट वॉच। मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। क्या बोलूं रे, मेरे सोने की चेन चली गई। उसे पता चल गया है कि मैं किटी पार्टी में 3 पत्ती खेलती हूँ। अगर पड़ोस की औरतों को पता चला कि संस्कारी सास ताश पीटती है तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। देखो, ये कौशल्या को ज्यादा ही जानती है। हमें इसे निकालना होगा, पर कैसे? अगर इसे निकाला तो ये मोहल्ले वाले बीच खड़े होकर लाउड स्पीकर पर हमारे राज चिल्लाएगी। एक आइडिया है, क्यों ना हम सब अपनी अपनी गलतियां खुद ही एक दूसरे को बता दे। जब राज रहेगा ही नहीं तो ब्लैकमेल किसका करेगी? चुप कर गधे, अगर मैंने अपनी बीवी को बताया कि मैं बिमला को देखता हूँ तो ये मुझे कच्चा चबा जाएगी। घर में महाभारत हो जाएगा। अगली सुबह कौशल्या फिर से हुक्म चलाना शुरू करती है। तब, अरे भाई, मैंने बोला ना मेरे को ये चाहिए। छे, तुम लोग लाके नहीं देता। तब, बस बहुत हुआ कौशल्या, तू हमें डरा रही है, हमें ब्लैकमेल कर रही है। आज हम सब ने फैसला कर लिया है, तुझे जो बताना है बता दे, अब हम नहीं डरेंगे। हाँ, बता दे मेरी बीवी को कि मैं बिमला को देखता हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2 दिन खाना नहीं मिलेगा ना, मंजूर है, पर तेरी गुलामी अब और नहीं। और बता दे मेरी सासू माँ को कि मैंने उन्हें आश्रम भेजने की बात की थी। मम्मी जी, मुझे माफ कर दो, पर इस बाई को अब मैं 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगी। होए होए, क्या एकता है, क्या यूनिटी है। बोले तो एकदम हम साथ साथ हैं वाला सीन चल रहा है। पर ये पब्लिक, एक बात तो बताओ, मैंने तुमको कब बोला कि मुझे तुम्हारा क्या राज पता है? मतलब, तूने ही तो कहा था कि तू स्वीटी वाली बात बता देगी। अरे भाई, स्वीटी तो मेरे मोहल्ले की हलवाई की दुकान का नाम है। मैंने तो सोचा था आप उधर उधारी के लिए आए हो, इसलिए पैसे मांग रही थी। अब आपकी कौन सी स्वीटी है वो तो आप जानो। और मेरी मार्कशीट? तूने कहा था तूने अलमारी के पीछे देख लिया है। अरे बुद्धू, अलमारी के पीछे तो छिपकली का अंडा गिरा था, मैं तो वो साफ करने की बात कर रही थी। अब तो फेल हो गया है, ये तो तूने अभी खुद ही चिल्ला के सबको बता दिया। और मेरा बाबू और लाइब्रेरी वाला राज? ए लड़की, मैंने तो सिर्फ इतना बोला था कि कौन सा क्लास है, लाइब्रेरी वाला या सिनेमा वाला, तो खुद ही डर के मारे अपनी गुलाबी लिपस्टिक मेरे हाथ में थमा दी। मुझे क्या मालूम तेरा कोई बाबू सोना भी है। और मेरा वो किटी वाला, वो किटी पार्टी वाला जुआ। अरे सासू माँ, मुझे तो लगा आप किटी पार्टी में अंतराक्षरी खेल के पैसे जीतती हो। मुझे क्या पता था कि आप ताश की गड्डी लेकर बैठती हो। ये तो आपने खुद ही अपने मुंह से अभी कबूल कर लिया। पूरा परिवार एक दूसरे का मुंह ताकने लगता है। सन्नाटा ऐसा कि सुई भी गिरे तो आवाज आए। सबको समझ आ जाता है कि कौशल्या को असल में कुछ नहीं पता था, वो बस तुक्का मार रही थी और सब अपने अपने डर के मारे राज उगल रहे थे। तभी घर का दरवाजा खुलता है। असली शांताबाई, कौशल्या की माँ, हाथ में झोला लिए अंदर आती है। नमस्ते मेम साहब, लो मैं गांव से वापस आ गई। मेरी कौशल्या ने कोई तंग तो नहीं किया ना? बड़ी सीधी बच्ची है मेरी।
सीधी? शांता, ये तेरी बेटी नहीं, ये तो चलती फिरती सीबीआई की मशीन है। इसने हम सबका बैंड बजा दिया। अरे, इसने क्या किया? कौशल्या, मैंने तुझसे कहा था ना कि चुपचाप काम करना। अरे माँ, मैंने तो कुछ नहीं किया। ये सब लोग खुद ही अपने अपने पाप मुझे बता रहे थे। अब कोई जबरदस्ती कान में आकर बोलेगा तो मैं मना थोड़ी ना करेगी। शांता, इसने हमसे साड़ियाँ, पैसे, स्मार्ट वॉच और न जाने क्या क्या लूट लिया। ए बीबी जी, लूटा नहीं है, ये सब मौन व्रत की फीस थी। अब माँ आ गई है तो मैं चलती हूँ। और सुनो, वो स्वीटी और बिमला आंटी वाला राज अब आपस में सुलझा लेना। मेरा मुंह तो अब बंद ही रहेगा। अरे भाई, ये तो सबको गोली दे गई। इसे कुछ पता नहीं था और हम पागलों की तरह अपनी पोल खुद ही खोलते गए। मम्मी, इसने तो हमें अपने ही घर में बेगाना बना दिया। चलते चलते एक फ्री टिप देके जाती हूँ। घर में राज उतने ही रखा करो जितना आप खुद पचा सको, वरना मेरी जैसी कोई भी आएगी और बोलेगी तेरी माँ को बता दूंगी तो आप लोग तो अपना नाम भी भूल जाओगे। कौशल्या झूमते हुए घर से बाहर निकल जाती है और पीछे पूरा परिवार एक दूसरे को शक की नजरों से देख रहा है कि अब किसका राज किसके पास है।